नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं केदार केसकर और मित्रों, आज एक फिल्म रिव्यू लेकर आ रहा हूं आपके पास। मूवी देखी है अभी थोड़ी देर पहले, छावा। हमारे हिंदवी स्वराज्य के दूसरे छत्रपति यानी छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन चरित्र के ऊपर आधारित छावा नाम की यह मूवी। विकी कौशल हीरो है इसमें। विकी कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका की है और रश्मिका मंदाना इसने महारानी येसुबाई का रोल किया हुआ है। मूवी ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छी है। आपको थिएटर्स में जाके देखनी ही चाहिए, इतनी बढ़िया किस्म से बनाई हुई है। मूवी का डायरेक्शन अच्छा है और जैसे कि फिल्मकारों ने शुरुआत में ही बताया है कि छावा नाम का एक उपन्यास है, उस उपन्यास के ऊपर आधारित यह फिल्म बनाई हुई है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये एक उपन्यास के ऊपर आधारित, यानी मराठी में जिसे कादंबरी कहा जाता है, नॉवेल कहा जाता है, इतिहास के ही ऊपर आधारित है, किंतु ये एक नॉवेल है। तो उस कादंबरी के ऊपर, उस उपन्यास के ऊपर, छावा नाम के उपन्यास के ऊपर ही बनाई हुई छावा नाम की यह मूवी है। डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है, एक्शन सीक्वेंसेस तो लाजवाब है, AR रहमान का संगीत है, और क्या चाहिए। और बिग बजट मूवी है और जब कभी भी आपको इस मूवी में अक्षय खन्ना दिखते हैं तो पता नहीं चलता कि वो अक्षय खन्ना है। इतना मतलब जो एक कोल्ड ब्लडेड विलन खड़ा करना चाहिए, ऐसा औरंगजेब अक्षय खन्ना ने साकार किया है पर्दे के ऊपर। और आपको पता ही नहीं चलता कि ये अक्षय खन्ना है। मतलब इसके लिए अक्षय खन्ना की एक्टिंग की तो दाद देनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो इस मूवी में जो आप देखेंगे, औरंगजेब का जो एज के अनुसार जो बदलाव होता है, तो मेकअप का जो क्रू है, मेकअप आर्टिस्ट्स, उनको हैट्स ऑफ करना चाहिए। अच्छा काम किया है उन्होंने, ना सिर्फ औरंगजेब के बारे में, बल्कि छत्रपति संभाजी महाराज जब पकड़े जाते हैं और उनके साथ जो जुल्म किए जाते हैं औरंगजेब के मुगली सैनिकों के द्वारा, तो वो जो उनके बॉडी के ऊपर जो बहुत सारे स्कार्स होते हैं, बहुत सारे जख्म होते हैं, तो वो जो काम किया है, जो दिखाया है पर्दे के ऊपर, इसके लिए भी, और उनके साथ ही साथ कवि कलश भी, उन दोनों का जो मेकअप किया है, लाजवाब किया, लाजवाब। मतलब वो जो स्कार्स हैं वो रियल लगने लगते हैं आपको। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं। और मूवी में आपको बहुत सारे मराठी कलाकार भी दिखेंगे। मतलब आप गणोजी शिर्के देखेंगे, वो एक मराठी एक्टर ही है। और उनके दूध आई, यानी कि आपको अगर छत्रपति संभाजी राजे की पूरी जीवनी अगर पता हो तो आपको मालूम होगा कि छत्रपति संभाजी महाराज का जब जन्म हुआ था तो कुछ ही दिनों में उनकी माता चल बसी थी। तो उनके देहांत के बाद उन्हें फीडिंग की जब जरूरत थी, तब एक महिला की योजना की गई थी जो उन्हें सिर्फ फीडिंग करती थी। तो मराठी में उन्हें दूध आई कहा जाता है। मतलब जो फीडिंग करने वाली जो महिला है, उनको दूधाई कहा जाता था। तो वो दूधाई का काम, वो भूमिका जिसने की है, वो एक्ट्रेस भी हमारी मराठी एक्ट्रेस ही है। और ऐसे कई सारे कलाकार आप देखेंगे जो छत्रपति संभाजी महाराज के साथ लड़ने वाले कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस आप देखेंगे, वो मराठी हैं। और जिनका नाम लेना चाहिए, ऐसा एक बहुत बढ़िया कलाकार आशुतोष राणा। तो आशुतोष राणा को आप देखेंगे हम्बीर राव मोहिते के रूप में सर सेनापति। तो बहुत ही बढ़िया स्टार कास्ट है, मल्टी स्टारर ये मूवी है। ये तो कुछ मैंने पॉजिटिव चीजें आपको बताई। और हाँ, हाउसफुल था मूवी, हाउसफुल था। मैंने तो 2 बार देखा है मूवी।
वाइब्स तो बहुत ही अच्छे आ रहे थे, मतलब मूवी देखते समय आपको यू यू गो थ्रू अ रोलर कोस्टर राइड, इमोशंस, मतलब एक पॉइंट पे आप स्वाभिमान से और देश प्रेम से और हमारे हिंदवी स्वराज के गौरवशाली इतिहास को पर्दे के ऊपर देखते हुए उस फाइट सीन्स के दौरान और छत्रपति शंभूराजे के लफ्जों को सुनते हुए, ये सब बातें आपको मतलब बहुत ही उत्साहित करती हैं, रोंगटे खड़े कर देती हैं वो बातें, और वो सुन के आपको आपको गर्व महसूस होता है। ये पीक्स हैं और लोज भी बहुत ही आते हैं, मतलब मैंने अभी कहा ना रोलर कोस्टर राइड है ये। 2.25 घंटे की जो मूवी है, आपको लगेगा कि अरे यार लंबी मूवी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मूवी आपको एक अनुभव देती है कुछ, वो आपको कभी पीक पे लेती है, कभी आपको डाउन भी लेती है। डाउन यानी जब उनका बर्बरता के साथ जब औरंगजेब उनके ऊपर जुल्म करता है, बहुत ही निर्मम तरीके से वो क्रूरता की परिसीमा कर देता है, तब आपको एक दूसरे टाइप का, मतलब आप, मुझे पता है आपने एनिमल देखी होगी, आपने वो कई सारी फिल्में आजकल के जमाने की वो आर रेटेड फिल्में आपने देखी होंगी। तो क्रूरता, हिंसा पर्दे के ऊपर देखना हमारे एज, हमारे जनरेशन में कुछ नई बात नहीं है, किंतु इतिहास में वो हमें पता है, वो जो हमने अभी जो फिल्मों में देखा है वो सब काल्पनिक है, सब कुछ जिसे हम कहते हैं ना, मतलब आर्टिफिशियल है, अनरियल, वो पता होता है, हमारे दिमाग में होता है। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जो भी कुछ हुआ है वो एक सच्ची घटना है, इतिहास का वो एक हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। और जब ये बात हमारे दिमाग में होती है कि यार ये तो हुआ है सच में, और इतना बर्बर, इतना निर्मम, और वो जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो मां कसम दोस्तों, आपको, मतलब मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं मेरे पास कुछ बताने के लिए। तो यू गो थ्रू हाइज एंड यू गो थ्रू लोज व्हेन यू सी दिस मूवी माय फ्रेंड्स। सो मेरा तो आपसे आपसे विनती है, आपसे गुजारिश है कि ये फिल्म आप बिल्कुल ना छोड़े। ये फिल्म आपको थिएटर्स में, मल्टीप्लेक्सेस में देखनी ही चाहिए। क्यों मित्रों? क्योंकि पता है कभी ना कभी ये मूवी टीवी पे आएगी, कभी ना कभी ये मोबाइल पे आएगी, तब आप देख सकेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो एहसास आपको बड़े पर्दे पर मिलेगा वो एहसास छोटे स्क्रीन पे नहीं मिलेगा मित्रों। तो इसलिए ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, जल्दी से जल्दी जाके वो मूवी बड़े पर्दे पे देखनी चाहिए। ये मैंने कुछ आपको पॉजिटिव्स बताए, अब थोड़े निगेटिव एस्पेक्ट्स मुझे बताने ही चाहिए आपको। एक तो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शंस में लिख रहे हैं और मैं भी इससे सहमत हूं कि AR रहमान का म्यूजिक तो बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर अजय अतुल जैसे संगीतकार का अगर इस मूवी में कुछ रोल होता, उनका म्यूजिक अगर अप्लाई किया हुआ होता, तो बहुत ही अगले लेवल पे ये मूवी जा सकती। छावा का जो इम्पैक्ट है ओवरऑल, वो और भी कई गुना बढ़ जाता अगर अजय अतुल या उनके जैसा कोई संगीतकार इसमें होता तो। और एक कहते हैं ना, एक महाराष्ट्र की भूमि का मराठी तड़का अजय अतुल के म्यूजिक से इस छावा म्यूजिक को, छावा मूवी को मिल जाता। तो नो डाउट AR रहमान का संगीत तो है ही लाजवाब, लेकिन ये एक खामी मुझे लगती है। मैं बस मुझे ही नहीं, कई सारे व्यूअर्स का अगर आप कमेंट देखेंगे तो आपको यही पता चलेगा। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक मुझे जो दिखा, मूवी का पहला सीन ही बुरहानपुर पे जब मराठा आर्मी अटैक करती है तब का सीन है, और उसमें छत्रपति संभाजी राजा की का जो घोड़ा दिखाया हुआ है वो घोड़ा व्हाइट कलर का दिखाया है, सफेद घोड़ा दिखाया है। लेकिन दोस्तों आपको एक जानकारी मुझे देनी चाहिए कि ये सफेद घोड़ा कोई भी राजा इस्तेमाल करता है वगैरह, जो हमें बताया जाता है या दिखाया जाता है, वो बातें यूरोपियंस जब भारत में आए उसके बाद की है। तब तक सफेद घोड़े के साथ कुछ ना कुछ अपशकुन, अशुभ संकेत जुड़ा हुआ था, और इसीलिए
कोई भी कार्य शुभ संकेत, शुभ शकुन के साथ शुरू करना चाहिए। इसलिए आइदर वो ब्लैक हॉर्स चाहिए या ब्राउन हॉर्स चाहिए, और अगर सफेद ही हो तो उसमें कोई ना कोई एक काला धब्बा या ब्राउन धब्बा होना ही चाहिए, ऐसा एक संकेत था। ऐसा एटलीस्ट जो भी राजा महाराजा होते थे, इंपॉर्टेंट सरदार होते थे, उनके जो घोड़े थे वो हमेशा काले या ब्राउन होते थे। तो उसमें तो मूवी में उस सीन में सफेद घोड़ा दिखाया है। तो ये एक मुझे लगता है कि जो लेखक है और जो डायरेक्टर है, उन्होंने ये थोड़ा अभ्यास करना चाहिए था। तो वो एक बात। दूसरी एक बात लेखक और दिग्दर्शक की ही तरफ से मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभ्यास उनका कम पड़ा है कि जो दिल्ली या कहें आगरा तब उन दिनों आगरा राजधानी हुआ करती थी। तो वहां पे जो महल है मुगल सल्तनत का, यानी कि अपने औरंगजेब का जो महल दिखाया है, उसमें औरंगजेब का जो तख्त दिखाया है, बादशाही तख्त, वो तख्त जहां तक कि मैंने पढ़ा है कई सारे मतलब नॉवेल्स में, कई सारे पुस्तकों में, जो भी कुछ संदर्भ ग्रंथ हैं, उसमें जहां तक मैंने पढ़ा है और कुछ मराठी फिल्मों में भी आजकल के देखे हैं कि बादशाही तख्त का जो हाइट था, जो बेस हाइट, वो बहुत बड़ा था, 9-10 फीट, और उसके ऊपर वो मंच था, यानी वो थ्रोन जिसे तख्त कहा जाता है। तो इसमें तो हाइट उतनी बड़ी नहीं दिखाई है, बहुत ही छोटी, मतलब 3-4 फीट की वो हाइट होगी, और उसके ऊपर तख्त है और उसके ऊपर आलमगीर औरंगजेब बैठा हुआ है। तो ये मुझे बात ठीक नहीं लगी। दूसरी एक बात कि इस मूवी में सिर्फ और सिर्फ छत्रपति शंभूराजे वर्सेस औरंगजेब के मुगल फोर्सेस, ऐसी ही लड़ाइयां दिखाई है, लेकिन एक भी जिक्र भी छोटा सा, मतलब ठीक है, आपको 2.25 घंटे में आप क्या क्या दिखा सकते हो, आपको बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, मर्यादा होती है, तो ठीक है, एटलीस्ट मैं कहता हूं कि कुछ डायलॉग्स के माध्यम से, कुछ शब्दों के माध्यम से आप कम से कम ये हिंट तो दे सकते कि छत्रपति शंभूराजे एक ही समय में मुगलों से ही तो लड़ रहे ही हैं, लेकिन उनके साथ ही साथ वो जंजीरा के सिद्दी कहां से थे? एबिसिनिया। आज का एबिसिनिया मतलब नाइजीरिया और इथियोपिया, अफ्रीका में नाइजीरिया और इथियोपिया जो देश हैं, उनको उस जमाने में एबिसिनिया कहा करते थे यूरोपियंस, और हम क्या कहते थे? हबसाण कहा करते थे, हबसाण। और हबसाण से जो आते थे उन्हें हबशी कहते थे हम। तो सिद्दी कौन थे? हबशी थे। और वो सिद्दी, उनका किला कहां था? भरे समुद्र में, अरबी समुद्र में जंजीरा नाम का किला आज भी है, वो कोंकण के बहुत ही नजदीक है, भरे समुद्र में है। और वहां से जंजीरा के उन सिद्धियों से हमारे कोंकण रीजन में बहुत ही उपद्रव होता था। तो सिद्धियों से भी लड़ रहे थे हमारे छत्रपति शंभूराजे। जब मुगलों को वो टक्कर दे रहे थे, तभी सिद्धियों के खिलाफ भी वो जंग लड़ रहे थे। और उसी दौरान गोवेकर पोर्टुगीज फोर्सेस के खिलाफ भी शंभूराजे ने आंदोलन छेड़ा हुआ था। मतलब दोस्तों, एक ही समय में 3-3 फ्रंट्स पर हमारे राजा लड़ रहे थे। पोर्चुगीज जो फोर्सेस थे, वो गोवा में उनका बहुत ही मतलब उपद्रव था, और ना सिर्फ गोवा में बल्कि तड़ कोंकण यानी साउथ पार्ट ऑफ कोंकण रीजन, वहां भी गोवेकर पोर्तुगीज का जो इम्पैक्ट था, जो प्रभुत्व था, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ रहा था। और हमारी जो जनता थी वो मतलब पोर्चुगीज रूल की वजह से, उनके उत्पीड़न की वजह से बहुत सारा अन्याय झेल रहे थे। तो संभाजी राजे ने वो अपना प्रॉब्लम मान लिया, उनका जो कष्ट था, वो जनता का की जो पीड़ा थी, वो अपनी पीड़ा समझ ली। और छत्रपति संभाजी राजा ने पोर्चुगीज रूल के खिलाफ भी जंग छेड़ी हुई थी। कई सारे वहां के गढ़ और किले छत्रपति संभाजी राजा ने वहां पे स्पेशल मुहिम करके छुड़वा लिए थे पोर्चुगीज रूल के हाथ से।
तो ठीक है, आप 2.25 घंटे में इतना सब कुछ तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आप थोड़ा सा जिक्र तो कर सकते हैं कुछ एक डायलॉग्स की हेल्प से। तो वो तो नहीं दिखा, मतलब छोटा सा उल्लेख भी नहीं है उस मूवी में। अ, और एक बात, मैंने कहा कि फाइटिंग सीन्स और एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे हैं। संगमेश्वर की महल में जब 150 सैनिकों के साथ छत्रपति संभाजी राजे बहुत बड़ी विशाल मुगल सेना से लड़ रहे थे, आखिरी उनकी जंग लड़ रहे थे और मुगलों से टक्कर देते देते वो पकड़े गए, वो जो सीन है वो तो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है सीन में, मतलब मूवी में। लेकिन उससे पहले कुछ छुटपुट लड़ाइयां जो दिखाई है, बुरहानपुर की अटैक के यहां से लेके, उस मोमेंट से लेके बहुत सारी छोटी मोटी लड़ाइयां जो मूवी में दिखाई हुई है, एक्शन सीक्वेंसेस के हिसाब से, मूवी के हिसाब से तो बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन ट्रू टू हिस्ट्री अगर रहना है तो कुछ बातें दिखाई जानी थी, जैसे कि मतलब जब औरंगजेब दक्कन में उतरता है, महाराष्ट्र की भूमि पे उतरता है, तब उसके बाद 8-9 साल छत्रपति संभाजी राजे वर्सेस औरंगजेब के मुगल फोर्सेस, इन दोनों में टकराव लगातार हुआ था। और वो टकराव मोस्टली गढ़ किलों के ऊपर था, मतलब किसके कब्जे में कौन सा गढ़ किला गया है, मतलब पोजेशन ऑफ फोर्ट्स, माउंटेन फोर्ट्स, यही तो खास बात थी। नहीं तो हम जब सह्याद्री सह्याद्री कहते हैं तो उस बात में कुछ दम नहीं होता। सह्याद्री का जो जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस था वो क्यों था कि छत्रपति शिवाजी राजे और छत्रपति संभाजी राजे ने सह्याद्री के ऊपर बहुत सारे गढ़ किले बनाए हुए थे, और जो पहले से थे उनको भी अपने कब्जे में लिया हुआ था, और उनकी अच्छी तरह से मतलब तटबंदी बनाई हुई थी और उन्हें लड़ने लायक बनाया हुआ था। और उसी वजह से तो कम फोर्सेस के साथ, कम आर्मी के साथ भी हम बड़ी से बड़ी मिलिट्री को भी हरा सकते थे। तो गढ़ किलों की कम से कम एक तो फाइट दिखानी चाहिए थी, क्योंकि मित्रों 8-10 सालों के दौरान बहुत सारे ऐसे गढ़ किले थे जो कभी मुगलों के पोजीशन में गए तो कभी मराठों के कब्जे में गए। वो चलता रहा, मतलब वो हमारा पेंडुलम वाला जो क्लॉक होता है ना, उसमें पेंडुलम कभी इस तरफ जाता है कभी उस तरफ जाता है। वैसे बहुत सारे गढ़ किलों के साथ हुआ, पनाह का किला हो, सिंहगढ़ हो, बहुत सारे ऐसे किले कभी इस तरफ गए कभी उस तरफ गए, और वो ऐसे ही इजीली चेंज ऑफ पोजीशन नहीं हुआ था, ब्रूटल लड़ाइयां हुई थी। और इसके लिए घेराबंदी भी बहुत सारे किलों के लिए हुई थी। तो उसमें से एटलीस्ट कुछ तो सीन्स कि कम से कम एक तो गढ़ किलों वाली लड़ाई दिखानी ही चाहिए थी, लेकिन आपको मूवी में एक भी गढ़ किले वाली मूवी नहीं दिखाई है। और एक बात कि आखिर में जब बहुत ही निर्मम तरीके से, बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से जब टॉर्चर किया जाता है छत्रपति संभाजी महाराज को मुगल कैंप में औरंगजेब के ऑर्डर से, तो कवि कलश को बहुत ही पहले, मतलब कवि कलश तो छंदोगामात्य कहते थे छत्रपति संभाजी महाराज, तो मतलब एक उपाधि दी थी उन्होंने। वो कवि कलश थे, वो कवि भी थे और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन भी करते थे, मतलब लड़ाई भी कर लेते थे, ऐसे ऑलराउंडर पर्सनालिटी थे वो। और छत्रपति संभाजी राजे उन्हें अपना मित्र भी समझते थे। रियल हिस्ट्री जो है उसके हिसाब से कवि कलश आखिर तक छत्रपति संभाजी महाराज के साथ थे। जैसे छत्रपति संभाजी महाराज का टॉर्चर हुआ वैसे ही कवि कलश का भी टॉर्चर हुआ था, लेकिन मूवी में दिखाया है कि बहुत ही पहले ही मतलब कवि कलश का काम तमाम कर दिया, बहुत ही पहले ही उनको मतलब उनकी हत्या कर दी औरंगजेब ने। थोड़ा सा टॉर्चर दिखाया लेकिन उनका पत्ता कट कर दिया मूवी में। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ट्रू टू हिस्ट्री रहना चाहिए था। एक आपको
इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताने की जरूरत है कि जब औरंगजेब के सामने कवि कलश और छत्रपति संभाजी महाराज को टॉर्चर करते हुए, घसीटते हुए, मतलब मूवी में तो इतना दिखाया भी नहीं है, लेकिन बहादुरगढ़ नाम का जो एक लोकेशन है महाराष्ट्र में, वहां पे मतलब संगमेश्वर कहाँ है, बहादुरगढ़ कहाँ है, बीच में कई मीलों का रास्ता है, बहुत सारा डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस पैदल पैदल चलवाया गया छत्रपति संभाजी महाराज को और कवि कलश को। आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। और तब बेड़ियां थी दोनों के हाथ में पाँव में बेड़ियां थी, और उनके पैरों में कुछ पहनाया भी नहीं गया था, जूते भी नहीं थे पहनाए, और ऐसे ही उनको चलाया गया। और उतना चलने के बाद और चलते हुए भी बहुत सारा टॉर्चर किया जा रहा था, और ऐसे करते करते मील दर मील चलने के बाद बहादुरगढ़ पे जब छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने खड़ा किया जाता है, तब उन्हें देखने के बाद पहले तो औरंगजेब अपने लोगों से मतलब खबर पक्की कर लेता है कि ये वाकई में छत्रपति संभाजी महाराज ही है ना, या कोई बहरूपिया तो नहीं है, या आपसे कुछ गलती तो नहीं हुई है, गलत फहमी तो नहीं हुई है, आपने गलत ही आदमी को संभाजी समझ के पकड़ा तो नहीं है। ऐसा वो खबर पक्की कर लेता है पहले, और उसके बाद पहली बात औरंगजेब क्या करता है, तो वो जमीन पर बैठ जाता है और खुदा की दुआ मांगने लगता है कि या खुदा, बहुत बड़ा कर्म किया तूने, रहम किया मुझ पे, और इतना बड़ा शत्रु, ये इस शत्रु को तुमने पकड़वा दिया, फाइनली आखिरकार ये हमारा शत्रु पकड़ा गया। इसके लिए वो इबादत करने के लिए नीचे जमीन पर बैठा है। उसी वक्त कवि कलश ने उस क्षण का फायदा उठाते हुए एक वही के वही एक छंद बनाया, एक कविता बनाई। वो कविता बहुत ही फेमस हुई है, आज भी वो कविता महाराष्ट्र में बहुत सारे अभ्यासकों को पता है। वो कविता ऐसी थी, और मूवी में ये कुछ भी नहीं दिखाया है, लेकिन वो आपको बताने की जरूरत है मित्रों। यावन रावण की सभा शंभु बंध्यो बजरंग, आपको पता होना चाहिए मित्रों, कवि कलश नॉर्थ इंडिया से आया था, उत्तर भारत का था, हिंदी भाषिक था, तो उसने हिंदी में ये कविता रची है। यावन रावण की सभा शंभु बंध्यो बजरंग, लहू लसत सिंदूर सम खूब खेल्यो रण रंग। मतलब मित्रों कि रावण की सभा में जैसे बजरंग बली हनुमान को बांध के लाया गया था, वैसे ही इस औरंगजेब के दरबार में छत्रपति संभाजी महाराज को बांध के लाया हुआ है। लहू लसत सिंदूर सम खूब खेल्यो रण रंग। हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने जो रणरंग धीर बन गए हैं, वो रण में इतना खून खेला है और उनका शरीर पूरी तरह से लहू लुहाल हो गया है और लड़ाई कर करके। वैसे ही जैसे बजरंगबली हनुमान का जो देह है वो जैसे सिंदूर से लहू लसत होता है, मतलब सिंदूर लाल चढ़ायो कहते हैं ना हम, वैसे ही उनका शरीर एकदम से सिंदूर की भांति लहू लसत हुआ है, क्योंकि वो रणरंग है। और जो रवि सारी लखत ही खद्योत होत बदरंग, जो रवि सारी लखत ही खद्योत होत बदरंग। इसका अर्थ यह है कि जब सूरज उगता है और अंधकार मिट जाता है, तब उसी क्षण रात में टिमटिमाने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका जो इंपॉर्टेंस होता है, उनका जो महत्व होता है, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि सूरज का प्रकाश ही इतना बढ़िया होता है, इतना बहुत होता है, इतना विशाल होता है, वो प्रकाश इतना प्रखर होता है कि उसके सामने रात में टिमटिमाने वाले वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो एकदम प्रकाशहीन हो जाते हैं, उनका महत्व खत्म हो जाता है। वैसे ही त्यो तुव तेज निहार के तख्त त्यजो अवरंग। मतलब इसका क्या है, त्यो तुव तेज निहार के तख्त त्यजो अवरंग। उस सूरज की भांति हे मेरे राजा, आपका तेज देख के, छत्रपति संभाजी महाराज का तेज देख के, वो जो सिंहासन पे बैठा, तख्त पे बैठा ये जो औरंग है,
उसने अपना थ्रोन, अपना सिंहासन, अपना तख्त छोड़ दिया है। जैसे वो कीड़े मकोड़े अपना महत्व खो बैठते हैं जब सूरज उगता है, उसी प्रकार। तो इतना बढ़िया सा इतनी बढ़िया कविता छंदोगामात्य कवि कलश ने की हुई थी, लेकिन उसका जिक्र, उस कविता का उच्चारण मूवी में नहीं है। ठीक है, लेकिन और एक प्रॉब्लम मुझे जो दिखता है मूवी में, वो ये है कि इस मूवी में आपको एक दिखेगा कि छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन तक टॉर्चर किया गया था मुगल कैंप में, और खुले आसमान में उन्हें मैदान में बांधा हुआ है। मतलब वो प्रीमाइस है मुगल कैंप का, औरंगजेब का जो मुख्य शामियाना है, उस शामियाने के सामने जो मैदान है खुला, वहीं पे छत्रपति संभाजी महाराज को और कवि कलश को बांध दिया गया है, और अगले 40 दिन तक छत्रपति संभाजी महाराज को टॉर्चर किया गया है। वो दिखाया है खुले आसमान में, मैदान में ये सब चीजें की जा रही है। लेकिन रियल हिस्ट्री क्या है मित्रों? रियल हिस्ट्री यह है कि उन्हें काल कोठड़ी में डाल दिया गया था। छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को एक कोठड़ी में, यानी एक कहते हैं जेल में, उन्हें बंदीवान बनाया गया था, और वहां पे उनको टॉर्चर किया गया था, ना कि सबके सामने, ना कि मैदान में। तो अब ये तो जो इस विषय में जो तज्ञ लोग हैं, जो अभ्यासक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वही बता सकते हैं कि रियल में क्या हुआ था। और एक बात अब यहाँ पे आपको बताने की जरूरत है कि मूवी में आपको महारानी सोयराबाई, राजमाता सोयराबाई दिखेंगी। सोयराबाई साहेब तो छत्रपति संभाजी महाराज की सौतेली माँ थी, और जो आगे छत्रपति बन गए, यानी सोयराबाई के पुत्र राजाराम महाराज, जो कि हमारे शंभू राजे के सौतेले भाई थे, छोटे भाई थे वो। तो सोयराबाई साहेब राजमाता, उनको कलरफुल साड़ी में दिखाया हुआ है, और उनको माथे पे तिलक भी दिखाया हुआ है, बिंदी, और उनके शरीर पर बहुत सारे अलंकार भी हम देख सकते हैं मूवी में। अब दोस्तों एक बात यहां पे ध्यान रखनी चाहिए कि वो समय ये है जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो चुका है पहले। मूवी में भी ये दिखाया हुआ है कि सारा जो घटनाक्रम है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद का है। तो जब पति मर जाता है, पति का जब देहांत हो जाता है, तो पत्नी विधवा होती है हिंदू हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार। तो विधवा की साड़ी सहसा सफेद रंग की होती है। नेचुरल प्रोसेस में तो सफेद रंग की साड़ी पहना करती है कोई भी विधवा, और मतलब नॉर्मली तो एटलीस्ट कोई अलंकार वो नहीं पहनती, और माथे पे बिंदी भी नहीं लगाती। लेकिन इस मूवी में मुझे पता नहीं लेखक और दिग्दर्शक ने इतनी बड़ी गलती क्यों दिखा दी, और अगर वो गलती नहीं है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये बात लेखक और दिग्दर्शक को बतानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो ये गलती लग रही है। अगर इसके पीछे कोई आप प्रूफ बता सकते हैं, अगर कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अगर दे सकते हैं, तो कम से कम हम जैसों का समाधान हो सकेगा कि राजमाता सोयराबाई साहब को ऐसे कलरफुल साड़ी में और बहुत सारे जवाहिरात के साथ और बिंदी के साथ क्यों दिखाया। तो ये एक बात। दूसरी एक बात कि औरंगजेब की जो कन्या थी उसका नाम था जीनतुन्निसा, और जीनतुन्निसा का जो कैरेक्टर दिखाया है मूवी में, उसे बहुत ही बेरहम दिखाया है। जितना बेरहम औरंगजेब है उतना नहीं, लेकिन उसके जितना ही बेरहम उसकी बेटी को भी दिखाया है, जीनतुन्निसा को भी दिखाया है। लेकिन अगर ट्रू टू हिस्ट्री अगर रहना है तो मित्रों मुझे तो ये बात ठीक नहीं लग रही, क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है कि छत्रपति संभाजी राजे की जो पत्नी थी, यानी महारानी येसुबाई और युवराज थोरले शाहूराजे, जो आगे चलकर छत्रपति बन गए, तो उन दोनों को और साथ ही साथ और सारे लोगों को
हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के देहांत के बाद जब रायगढ़ का जो मतलब रायगढ़ जब मतलब हमारी राजधानी थी, उसका जब पतन हुआ और तब हमारी महारानी येसुबाई साहेब और उनका बेटा थोरले शाहूराजे सब लोगों को कैद किया गया। मुगलों ने कैद किया। औरंगजेब का डेरा जहां जहां पड़ता था तब वहां वहां वो अपने साथ महारानी येसुबाई साहेब और युवराज थोरले शाहूराजे उनको साथ ले जाता था। तो एक तरह से वो दोनों उनके कैदी बन चुके थे, राजबंदी बन चुके थे। और उस दौरान औरंगजेब की जो बेटी है जीनतुन्निसा, उसने युवराज थोरले शाहूराजे और महारानी येसुबाई साहेब की अच्छी तरह से खातिरदारी की, उनका उनका ख्याल रखा। औरंगजेब के कहर से छोटे शाहूराजे का मतलब रक्षण करने का भी प्रयास किया और उनके लिए उनका जो भी कुछ केयर लेना था उन माँ बेटे का, वो जीनतुन्निसा ने अपने बलबूते पे उसको जितना हो सके उसका उसने प्रयास किया। ऐसी जो व्यक्ति है जिसके बारे में हमारे इतिहास में लिखा गया है, वो इतनी बर्बरता, इतनी निर्ममता कैसे दिखा सकती है जितना मूवी में दिखाया है। मतलब मेरे तो समझ में नहीं आता, लेकिन अगर फैक्ट्स साबित करते हैं तो फिर कोई बात नहीं। तो एक बात बतानी है कि आखिर वाले सीन में और उसके भी पहले आपको बताना होगा कि इस फिल्म में एक बात बताई है कि यह स्वराज किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है और मतलब ऐसा एक वाक्य मूवी में आता है। लेकिन दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्वराज्य था वो हिंदवी स्वराज्य था और उसकी उद्घोषणा तो मूवी में भी दिखाई है। तो मित्रों, एक बात समझ में लेनी चाहिए कि यह हिंदवी स्वराज्य था और हिंदुओं का रक्षण करना, हिंदुओं का पालन पोषण करना, यही तो एक उसका क्रक्स ऑफ द मैटर था, उसका तो वो मूलभूत कर्तव्य था। और हिंदवी स्वराज्य था इसीलिए तो वो सहिष्णु भी था, सभी धर्मों के लिए वो सहिष्णु राज्य था। ये क्यों था? क्योंकि वो हिंदवी स्वराज्य था, क्योंकि वो हिंदू स्वराज्य था। ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए। तो जो एक थोड़ा सा सेक्युलर लुक देने का जो प्रयास इस मूवी में किया गया है वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। और बाकी और एक बात आपको बतानी चाहिए कि इसमें ये अधोरेखित करना चाहिए था कि हिंदवी स्वराज्य हिंदुओं के रक्षण के हित में ही था, ये होना चाहिए था, वो बात बतानी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा उल्टा ही बताने की कोशिश की। और आखिर वाले सीन में तो औरंगजेब एक ऑफर देता है, मतलब एक वाक्य उसके मुंह में है कि वो छत्रपति संभाजी महाराज को कहता है कि तुम मेरा हाथ थाम लो, मुगल फोर्सेस को तुम ज्वाइन कर लो। और ऐसा क्यों करो? ऐसा अगर तुम करोगे तो तुम्हारी सारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारे साथ बहुत कुछ अच्छा होगा, तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा और बस तुम्हें एक बात करनी होगी, तुम्हें धर्म बदलना पड़ेगा, ऐसा औरंगजेब कहता है। तो ये सही बात है, ये तो हुआ था, ऐसा तो औरंगजेब ने बोला भी था। लेकिन इसके ऊपर छत्रपति संभाजी महाराज क्या कहते हैं? छत्रपति संभाजी महाराज ने कहा था, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बदलूंगा अपना धर्म, मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन मूवी में दिखाया है कि छत्रपति संभाजी महाराज एक उल्टा न्योता औरंगजेब को देते हैं कि तुम ही हमारे स्वराज्य में आ जाओ, यहाँ पे ज्वाइन कर लो और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारा फ्यूचर बदल जाएगा, भविष्य बदल जाएगा और तुमको ये करने के लिए धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा, ऐसा एक वाक्य छत्रपति संभाजी महाराज कहते हैं। तो पहले तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये छावा नाम के एक उपन्यास के ऊपर बनाया हुआ ये मूवी है। तो वास्तव में ऐसा वाक्य छत्रपति संभाजी महाराज ने उच्चारण किया था ऐसा मैंने तो नहीं पढ़ा है। और
अगर छत्रपति संभाजी महाराज का पहले वाला इतिहास भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि छत्रपति संभाजी महाराज तो धर्म रक्षक थे, स्वराज्य रक्षक थे, उन्हें धर्मवीर भी कहा जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, नेतोजी पालकर नाम के हमारे जो पहले सरलश्कर थे, पहले सरसेनानी थे छत्रपति शिवाजी महाराज के दौरान, उनके युग में, तो नेतोजी पालकर एक समय ऐसा आता है कि वो मुगलों के कैंप में जाते हैं। क्यों जाते हैं पता नहीं। आजकल के कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो एक स्ट्रैटेजिक प्लान के हिसाब से, उस प्लान के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज के ही साथ उनका एक कुछ प्लान हुआ था और इसलिए तो वो मुगल राज्य में गए। और पता नहीं रीजन क्या था, लेकिन वो वहां पे गए थे और सरदार भी बन गए थे मुगल दरबार में। कुछ सालों के बाद वो वापस हमारे हिंदवी स्वराज्य में दाखिल हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बड़े दिल से उनको फिर से सरदार बनाया हिंदवी स्वराज्य में। इतना ही नहीं, उनकी घर वापसी भी की, घर वापसी की यानी उनको फिर से हिंदू भी बनाया। और इतिहास अगर आप खंगाले, इतिहास अगर आप चेक कर लें तो आपको पता चलेगा कि इस प्रोसेस में छत्रपति संभाजी महाराज, उस वक्त तो वो युवराज थे, युवराज शंभू महाराज की का रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेतोजी पालकर की घर वापसी में। तो ऐसे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का जो पूर्व इतिहास है वो अगर हम ध्यान में रखेंगे तो नहीं लगता कि वो औरंगजेब को कहेंगे कि तुम हमारे हिंदवी स्वराज्य में आ जाओ और तुम्हें धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज को तो पता है कितने जुल्म इस औरंगजेब ने किए हैं। औरंगजेब ने कितना काशी मथुरा में विध्वंस किया है, कितना हिंदुओं के ऊपर जिजिया का टैक्स लगाया था। तो देश भर में हिंदुओं के ऊपर जिसने अत्याचार किए, तो ऐसे आदमी को, ऐसे इंसान को छत्रपति संभाजी महाराज तो कदापि नहीं छोड़ते और तुम्हें धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा, ये तो कम से कम वो औरंगजेब के लिए तो नहीं कहते, ऐसा मुझे लगता है। आपकी क्या राय है दोस्तों, आप जरूर कमेंट सेक्शन का उपयोग करके बताएं। और ऑल इन ऑल, मतलब मैंने ये निगेटिव फैक्टर्स आपके सामने रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मूवी अच्छी नहीं है, मूवी बहुत ही अच्छी है। और विकी कौशल के लाइफ के लिए अगर कहा जाए तो उसके करियर में माइलस्टोन मूवी है ये छावा। और दोस्तों इस मूवी के लिए बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। और ये मूवी देखने के बाद कई सारे लोग रोते रोते बाहर आ गए, क्योंकि वो टॉर्चर, वो जो जुल्म पर्दे पे दिखाया है वो बहुत सारे लोग सह नहीं पाते। लेकिन मित्रों, मेरा ये आपसे गुजारिश है, विनती है कि आपके घर के छोटे छोटे बच्चों को और महिलाओं को, वृद्धों लोगों को भी आप ये मूवी थिएटर में जाके दिखाएं। क्योंकि जुल्म है, ठीक है, हिंसा है, पता है, नो प्रॉब्लम, फिर भी वो दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे अतीत में क्या हुआ है हमें पता होना चाहिए। अगर हम अतीत भूल गए तो वर्तमान भी आप गलत रास्ते पे जाएंगे और भविष्य नहीं होता। जो लोग अपना अतीत भूल जाते हैं उनका कुछ भविष्य भी नहीं होता। तो दोस्तों, ये जो छावा मूवी है छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन के ऊपर बनाई हुई एक एपिक मूवी है, तो इसे ना छोड़े, ये मूवी जरूर 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 देखें और अपने अतीत को ध्यान में रखने के लिए और अपना गौरवशाली इतिहास देखने के लिए ये मूवी आपको देखनी ही चाहिए। मित्रों, मैं अभी यही रुकता हूं। मुझे पता है ये बहुत लंबा चल रहा है ये वीडियो, लेकिन अगर आप ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल पे आप ऐसे ही इसी तरह प्रेम बरसाते रहे और हमें सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय शिवाजी, जय संभाजी, जय भवानी, जय जिजाई।